नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। क्या ऐसी नीतियों से देश में रोजगार बढ़ पाएगा? दैनिक भास्कर। अब भारत लौटकर आ रही है पेशेवर प्रतिभाएं, मिन्हाज मर्चेंट। गलत सूचनाओं के इस दौर में चुनौतियां भी काफी बड़ी हैं। कौशिक बसु। मुद्दा रणवीर इलाहाबादिया नहीं जेएनजी होना चाहिए, मुकेश माथुर। ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम, कल्याणी शुक्ला। क्या है विकसित भारत की राह? बिजनेस स्टैंडर्ड। संबंध का स्वीकार, जनसत्ता। अश्लीलता पर सुप्रीम लताड़, राष्ट्रीय सहारा। अब संपादकीय विस्तार से। क्या ऐसी नीतियों से रोजगार बढ़ पाएगा? दैनिक भास्कर। अध्ययनों का पता चला है कि पिछले कई वर्षों से निजी उद्यमों और कॉर्पोरेट घरानों की आय व संपत्ति तो बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन उसकी तुलना में मजदूरों या वेतनभोगियों की पगार कम हुई है। जाहिर है, आयकर और अन्य करों में छूट का मूल आशय है उद्यम को बढ़ावा देना ताकि व्यापार और रोजगार बढ़े। लेकिन राज्यसभा में सरकार की रिपोर्ट से पता चला कि छूट का लाभ तो उद्यमियों ने खूब लिया, लेकिन उद्यम में विकास की जगह इस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट बनाने में किया। सरकार से सवाल पूछा गया था कि इन छूटों के बाद उद्यमों ने कितनी ज्यादा नौकरियां की। सरकार का जवाब था नहीं मालूम। हालांकि सरकार को ईपीएफ, ईएसआईसी और श्रम विभाग से यह आंकड़ा आसानी से मिल सकता था। यह तस्वीर का दूसरा पहलू देखें। सरकारी व्यय में सबसे प्रमुख होता है पूंजीगत निवेश। इस मदद में खर्च होने वाला हर एक रुपया करीब ढाई रुपए देश की अर्थव्यवस्था में जोड़ता है। लेकिन जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत में चीन, ब्राजील और फ्रांस जैसे देशों से काफी कम खर्च इस मद में होता है। अगर उद्योगपति फैक्ट्री बनाने की जगह जमीन खरीदने में पैसा लगा रहे हैं तो फिर उन्हें क्यों छूट दी जाए? अगर अमेरिका अपने किंग साइज प्रशासनिक ढांचे को उत्पादक बनाने की कोशिश कर रहा है तो भारत को भी 2 करोड़ कर्मचारियों अफसरों वाले सरकारी ढांचे की उपाय देखनी होगी। अब भारत लौटकर आ रही हैं पेशेवर प्रतिभाएं, मिन्हाज मर्चेंट। लेखक, प्रकाशक और संपादक। भारत के आलोचक आरोप लगाते हैं कि पेशेवर विदेश जा रहे हैं क्योंकि देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उनका कहना है कि पश्चिम की ओर पलायन करने वाले प्रतिभावान लोगों में भारत के बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर और उद्यमी शामिल हैं, जबकि सच यह है कि प्रतिभा एक परिवर्तनशील वस्तु है। यह दोनों ओर बहती है। कई भारतीय उद्यमी और पेशेवर जो एक दशक पहले भारत छोड़ गए थे, वे आज भारत भी लौट रहे हैं। इसके खास कारण है कि क्यों ऐतिहासिक ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन भारत के लिए ब्रेन गेन प्रतिभाओं की प्राप्ति में परिवर्तित होने लगा है। इन मायनों में तो भारत एआई के भविष्य और अधिक पुनर्परिभाषित कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ वेद, उपनिषद, अर्थशास्त्र, संगम साहित्य की महान परंपरा रही है। इस तरह के अवसर ही भारत को विकसित बनाएंगे। लेकिन यह एक साथ नहीं बल्कि अंशों में होगा। प्रतिभाओं का भारत लौटकर आना इसी प्रक्रिया में है। अपने देश में काम करने के बेहतर मौके मिल रहे हैं। अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों से तंग आकर उच्च कुशल भारतीय पेशेवर बड़ी संख्या में गांव लौटकर आ रहे हैं और अपने साथ बेशकीमती विशेषज्ञता, बेहतरीन नेटवर्क और अच्छी खासी धनराशि लेकर लौट रहे हैं। गलत सूचनाओं के इस दौर में चुनौतियां भी काफी बड़ी हैं। कौशिक बसु, विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट। पूरी दुनिया में आज लोकतंत्र चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तानाशाह चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंक रहे हैं और सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। सत्तावादी नेताओं का बढ़ता प्रभाव अब भी सुर्खियां बनाता है, लेकिन वे स्वतंत्र समाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं रह गए हैं। वास्तविक खतरा अधिक घातक है। लोकतांत्रिक प्रणालियों में धीरे धीरे किंतु बहुत गहरे बदलाव हैं। जब सुपर रिच लोग समृद्धि के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे अधिक धन कमाने की इच्छा से नहीं बल्कि अपने जैसे धन कुबेरों से आगे निकलने की लालसा से प्रेरित होते हैं। इसमें एक ऐसे कर को लागू करने का अवसर है जिसमें मैं अकॉर्डियन टैक्स कहता हूँ। इसमें उच्च आय वालों पर कर लगाकर उसे प्राप्त राजस्व को कम आय वालों के बीच इस तरह से पुनर्वितरित किया जाता है कि अमीरों के बीच सापेक्ष रैंकिंग बरकरार रहे। लेकिन विषमता का मुकाबला करना अकेले देशों के बूते की बात नहीं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है। मुद्दा रणवीर इलाहाबादिया नहीं जेएनजी होना चाहिए, मुकेश माथुर। दैनिक भास्कर। रणवीर इलाहाबादिया पर प्रतिबंध लगा दो। जिस चैनल पर उसने ये वाहियात बातें बोली उसे बंद कर दो। अश्लीलता फैला रहे सभी चैनल
सभी चैनल ऑफ एयर हो जाने चाहिए। OTT का कुछ भी करो, इस लड़के का अपना पॉडकास्ट भी बंद करवा दो। मानो राष्ट्र के दशकों की सोई चेतना जाग गई है। रणवीर पर रिपोर्ट दर्ज हो गई है, बस उसका हिस्सा खत्म हो जाना चाहिए, समाज को चैन मिले। हम हर घटना में एक आरोपी ढूंढते हैं और उसे नेस्तनाबूद करने में जुट जाते हैं। सहूलियत का काम जो मुश्किल काम है वो यह है कि उस घटना के एक विमर्श शुरू हो, कारणों में जाएं, बदलाव को पहचाने, वे बदलाव जो ऐसी घटना को जन्म दे रहे हैं। इसके बाद समाज, सरकार, तंत्र जुटे चीजें ठीक करने में, कोर्स करेक्शन करने में। किसी कार्यक्रम, फिल्म, चैनल को बंद करना तो अतिरेक है। यह वैसे ही है जैसे मुगल आक्रांता थे तो पाठ्यक्रम में औरंगजेब को पढ़ाना ही बंद कर देंगे। पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आक्रांता कैसे नुकसान करते थे। समाज को परिपक्व होने दीजिए। इलाहाबादिया का उदाहरण अपने आप ही बाकियों के लिए सबक बनेगा। ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम। कल्याणी शुक्ला, सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी सिक्योरिटी में रिसर्च कंसल्टेंट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट भाषण की शुरुआत तेलुगु कवि गुलजार राव की इन पंक्तियों से की थी। देश सिर्फ उसकी मिट्टी ही नहीं, उसके लोग भी हैं। इस भारत के बजट का फोकस सबका विकास पर था, जो विकसित भारत के विजन के अनुरूप, लेकिन इस विजन का संबंध स्वच्छ भारत, हरित भारत के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताने और 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को अर्जित करने से भी आई। इस वित्तीय वर्ष में रिन्यूएबल एनर्जी RE के लिए किया गया बजट आवंटन भी इस पर जोर देता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। कुल परिव्यय 26,549 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में यह बहुत अधिक है। यह बताता है कि भारत जीवाश्म ईंधन से दूर होकर स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सरकार की पहल भी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 600 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से दोगुना है। पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित 535 करोड़ रुपए के साथ यह घरेलू मिशन इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग को समर्थन देने के लिए बनाया गया है, जो हरित बिजली का उपयोग करके पानी से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बायो एनर्जी कार्यक्रम के लिए 325 करोड़ दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा पर ध्यान देते हुए 2020 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। हालांकि पवन ऊर्जा के लिए आवंटन में गिरावट है। क्या है विकसित भारत की राह? बिजनेस स्टैंडर्ड। देवाशीष बसु, लेखक, moneylife.in के संपादक और मनी लाइफ फाउंडेशन के न्यासी हैं। मौजूदा सरकार ने जब से 2047 तक विकसित भारत का नया नारा दिया है, तभी से बहस मुहासिबे चल रहे हैं कि देश संपन्न कैसे हो, कोई देश कैसे धनवान बनता है, और इस पर भारत की ही नहीं पूरी दुनिया में बहस चलती रहती है। इसकी वजह से यह है कि दुनिया में कुछ ही संपन्न देश हैं और उनके चारों ओर देशों का जमावड़ा है जो संघर्ष कर रहे हैं। विश्व बैंक ने विभिन्न देशों को निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय की श्रेणियों में बांटा है। उसके हिसाब से दुनिया में 58 देश उच्च आय की श्रेणी में आते हैं, मगर उनमें आपस में बहुत अंतर है। उनके अलावा 28 देश उच्च आय वाले कहलाते हैं, मगर हमारी इस चर्चा में उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि उनमें नन्हे नन्हे द्वीप, यूरोपीय रियासतें, यूरोपीय देशों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र या बेहद कम कर वाले टैक्स हेवन शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी नीति एकदम सटीक नहीं हो सकती। शुरुआत में कोई ना कोई खामी रह जाती है। असली जिंदगी में काम करते हुए हमें जवाबदेही, सच्ची प्रतिक्रिया और जरूरत के मुताबिक तेजी से सुधार की आवश्यकता होती है। विजित और पराजित इसी से तय होते हैं। भारत सरकार ने 1950 में इस्पात के कारखाने लगाए जो सफेद हाथी बन गए। दक्षिण कोरिया में 1968 में पोहांग आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया, जिसे आगे चलकर दुनिया भर से होड़ की। भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था में जब अकुशलता और भ्रष्टाचार घुसने लगा तो सुधार नहीं किया गया, अकुशल को खत्म नहीं किया गया और बढ़िया काम को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। दुख की बात यह है कि अब हमें इसका कोई हल नहीं मिला। संबंध का स्वीकार जनसत्ता।
भारत में विवाह को स्त्री पुरुष संबंध का मजबूत आधार माना जाता है। इसी से परिवार की नींव पड़ती है और हमारा समाज बनता है। इसके बरक्स अपने देश में सहजीवन को अभी तक सामाजिक मान्यता ही नहीं मिली है। अलबत्ता ऐसे रिश्ते चुनने वाले युगलों पर कोई वैधानिक रोक नहीं है। लोकतांत्रिक समाज की इसे उदारता कह सकते हैं। फिर भी सहजीवन के विरोध और समर्थन में प्रायः दलीलें दी जाती रही हैं। कई वर्ष पहले विवाह पंजीकरण विधेयक पारित होने के बाद भी सहजीवन को लेकर सवाल उठे हैं और इसकी व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगे थे। आखिरकार सहजीवन में रह रहे युगल भी समाज का हिस्सा होते हैं और जहाँ भी रहते हैं वहाँ उन्हें सब देखते और जानते ही हैं। इस तरह उनका कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। ऐसे ही एक युगल के तर्क पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की टिप्पणी गलत नहीं कि जब आप विवाह किए बिना साथ रहते हैं तो सहजीवन का पंजीकरण आपकी निजता पर हमला कैसे हुआ। आप समाज में रह रहे हैं, ना कि जंगल में। इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर ऐसे किसी रिश्ते में गहरा समर्पण और एक दूसरे पर भरोसा है तो फिर डर कैसा। दरअसल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सहजीवन का पंजीकरण अनिवार्य करने के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है। आज की पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि ऐसे रिश्ते से यह कानूनी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी। ऐसा क्यों लगता है कि सहजीवन से विवाह संस्था को खतरा है। क्या कोई भी समाज परिवार बनाने और बचाने की भावना को कमजोर होते देख सकता है। वहीं स्त्रियों की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। सहजीवन में रह रही कई महिलाओं से मारपीट और घरेलू हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय समाज में चिंता बढ़ी है। सहजीवन में जन्मी संतानों और उनकी मांओं के कानूनी अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस तरह के रिश्ते के पंजीकरण को भला क्यों परहेज होना चाहिए। यह अजीब बात है कि हम आधुनिकता की अंधी गलियों में आंखें मूंद क्यों भटक रहे हैं। अश्लीलता पर सुप्रीम लताड़। राष्ट्रीय सहारा। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई है। समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट पर की गई रणवीर की अभद्र टिप्पणी से नाराज शीर्ष अदालत ने लताड़ लगाते हुए कुछ सवाल भी किए। अदालत ने कहा इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी थी जिसने यूट्यूब शो पर उगल दिया था। रणवीर द्वारा इस्तेमाल शब्दों में बहन, बेटियों, माता पिता, यहाँ तक कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। अदालत ने यूट्यूबर को पासपोर्ट थाने में जमा करना होगा। उसका शो भी अगले आदेश तक ऑन एयर नहीं होगा। अदालत ने कहा कि समाज के स्वविकसित मूल्य हैं, उनका सम्मान करने की जरूरत है। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर ने परिवार, महिलाओं और माओं के खिलाफ मस्खरी के नाम पर अश्लील टिप्पणियां की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके खिलाफ देश भर में नाराजगी देखी गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी को स्त्री विरोधी और समाज के लिए अहितकर माना। अदालत ने सरकार से भी सवाल किया कि वह कुछ करे। अगर वह अश्लील कंटेंट पर कुछ करना चाहती है तो हमें खुशी होगी। अश्लीलता और फुहड़ता के कोई मापदंड नहीं होते, परंतु समाज में भाषा और बर्ताव को लेकर शालीनता बरतनी होती है। लोकप्रिय होने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने दिमाग की गंदगी सार्वजनिक रूप से उगलने का अधिकार मिल गया। सस्ता प्रचार पाने के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का अधिकार समाज में किसी को नहीं प्राप्त है। वास्तव में मजाक मस्खरी अपने समाज का अहम अंग है, परंतु इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि कमर के नीचे प्रहार किया जाए। सब्सक्राइबर तथा व्यूज बढ़ाने के लोभ में अक्सर यूट्यूब फुहड़ता और अश्लीलता का सहारा लेते नजर आते हैं। समय रहते यदि इस तरीके पर सख्त लगाम न लगाई गई तो मस्खरी मखौल की आड़ में गाली गलौज करने या अश्लीलता परोसने वालों को यकीनन प्रश्रय मिलता रहेगा। कलात्मकता और बोलने की स्वतंत्रता के बावजूद अश्लीलता के दरमियान की अति संवेदनशील बारीक रेखा का एहसास करना होगा और यह स्वनियमन से हो तो और भी बेहतर है। धन्यवाद।